हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नामक चैप्टर के अंतर्गत आज हम दर्पण नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं दर्पण। दर्पण जिसे इंग्लिश में हम मिरर कहते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि दर्पण, जिसको हम आईना भी कहते हैं, एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखेंगे कि दर्पण एक ऐसी प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है या इसकी परिभाषा कैसे देंगे, ये देख लेते हैं कि किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के एक तल पर क्या करेंगे, सिल्वर, एल्युमिनियम या पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड यानी रेड आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, जिसके कारण इनका दूसरा तल चमकदार हो जाता है और इस चमकदार तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तो वह दर्पण कहलाता है। जैसे हम यहाँ एक प्लेन कांच का टुकड़ा लेते हैं, अब इसके पीछे क्या करेंगे, सिल्वर या एल्युमिनियम या पारे का लेप लगा देते हैं और उसके ऊपर हम फिर से लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का लेप लगा देंगे, जिसके कारण दूसरा तल खुरदुरा हो जाता है बैक साइड का और पहला तल पूर्णतः प्लेन होने के कारण यह चमकदार हो जाता है और ये परावर्तक तल का कार्य करने लगता है। यानी अब इससे प्रकाश की किरणें आएंगी और टकराने के बाद परावर्तित होकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो इस तरह से जो युक्ति बनी, इसी को हम कहते हैं दर्पण। यहाँ पर दर्पण देखेंगे, एक दर्पण ये है, इसके पीछे क्या है, आपका एल्युमिनियम का लेप लगा दिया गया है और फिर उसके ऊपर रेड आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया है, जिसके कारण ये तल परावर्तक हो गया है, जिसके कारण इस व्यक्ति की प्रतिबिंब इस पे बनती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार इसमें इसको भी देखेंगे, इसमें भी ये समतल दर्पण है, इसके आगे ये रखा हुआ है जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे कि किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के टुकड़े को लेकर के उसके एक तल पर क्या करते हैं, हम एल्युमिनियम या पारे की पॉलिश करके उस पर ऊपर लाल रंग के ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, जिसके कारण एक तल जो होता है वह परावर्तक तल हो जाता है, चमकदार हो जाता है और प्रकाश की किरणें परावर्तित होने लगती है, तो उसी को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर कहते हैं, दूसरे को हम गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले समतल दर्पण का अध्ययन करते हैं। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, इसकी परिभाषा देखें, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। यानी ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ प्लेन यानी समतल होते हैं उन्हें हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे एक प्लेन कांच का हम टुकड़ा ऐसे ले लेते हैं और इसके पीछे हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम की पॉलिश करके लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, तो दूसरा तल जो होता है वह परावर्तक तल बन जाता है और इसके द्वारा प्रतिबिंब बनने लगता है। अब ऐसे दर्पण जिनका ये परावर्तक तल समतल होता है यानी प्लेन होता है, ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक देखेंगे, ये भी समतल दर्पण है लेकिन गोले में है, लेकिन है ये, इसका परावर्तक तल क्या है, समतल है, इसलिए इसको हम समतल दर्पण कहेंगे। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, चेहरा देखने के लिए हम जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उसी दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं, जिसके पीछे हम एल्युमिनियम का लेप लगा करके रेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं और ये तल परावर्तक तल हो जाता है। तो याद रखेंगे, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण की विशेषता देखेंगे कि समतल दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और एक और विशेषता याद रखेंगे कि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। दूसरी चीज, समतल दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनेगा यानी सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के बराबर बनता है। तो याद रखेंगे, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं तो देखेंगे। पहला विशेषता क्या है, समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा देख लेते हैं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी सदैव सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आकार भी होगा बराबर।
ये दो चीजें। तीसरा, प्रतिबिंब दर्पण के उतनी ही दूरी पर बनता है, यहाँ पे बनता है कर लेंगे, जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा हो। जैसे अगर कोई एक यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण, तो अगर इससे 1 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है और इसके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, तो प्रतिबिंब भी देखेंगे 1 मीटर की दूरी पर ही बनता है, जो वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। तो याद रखेंगे, समतल दर्पण पर सदैव सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है। तीसरी विशेषता देखें, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन अर्थात दायां बायां पलटा हुआ बनता है। अब क्या है, जैसे अगर कोई एक समतल दर्पण ऐसे लिए हैं और मान लीजिए यहाँ पर बी है, तो जब इसका प्रतिबिंब बनेगा इधर तो ऐसे बनेगा, पलट जाता है, दायां का बायां और बाएं का दायां हो जाता है, तो इसी को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरह की घटना समतल दर्पण में पाई जाती है। चौथा के बाद पांचवा देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ देता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो वो क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, क्योंकि समतल दर्पण पर आने वाली किरणें टकराने के बाद पुनः अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती है, एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। इसलिए ये माना जाता है कि ये किरणें अनंत में एक दूसरे को जाकर काटती हैं। इसलिए माना जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह अनंत होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। छठी विशेषता देखें कि यदि किसी वस्तु की पूरी लंबाई का चित्र देखने के लिए कम से कम उसकी आधी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। यानी अगर कोई वस्तु है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और इसका पूरा प्रतिबिंब आपको देखना है, तो हम कम से कम 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर लंबे दर्पण की आवश्यकता होती है। सातवीं विशेषता हम देख लेते हैं, यदि दो दर्पणों को आपस में कोण बनाते हुए सटाकर रखा जाए तो उनसे बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या यदि n हो, तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 से हम प्रतिबिंबों की संख्या को निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि दो दर्पण हैं जिनके बीच में 60 अंश के कोण पर झुका करके रखा गया है, तो n बराबर क्या होगा, 360 बटे 60 माइनस 1 यानी 6 के 36 माइनस 1 बराबर 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कि यदि दो दर्पणों को आपस में थीटा कोण बनाते हुए सटा कर रखा जाए तो उनसे बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या n होगी, जिसकी गणना हम निम्न सूत्र के द्वारा कर सकते हैं।